ओके, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जितना पॉसिबल है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। मोरोवर कैसा है ना, ये जो टॉपिक है 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे केमिस्ट्री के अंडर, वो आपको 10th के अंदर भी काम में आएंगे। दैट मीन्स अगर ये चैप्टर आपका वीक रह जाता है तो आपके 10th के केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजिंक्य सोलंकी है और मैं साइंस का एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म। आज के दिन जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट में कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो वो आपका लाइक आपके आंसर बराबर आ सके। चलिए लेट अस बिगिन। आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है, चेक कर लो एक बार। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, शुरुआत करते हैं। ओके, तो शुरुआत कहाँ से है इस चैप्टर की? शुरुआत होती है इंडियन फिलोसोफर्स से, है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रेट इंडियन फिलोसोफर्स से। दे ऑलवेज वंडर्ड गाइस, हमारे जो फिलोसोफर्स थे ना वो वंडर करते थे किस बारे में? अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर तो हर जगह पे था, है ना? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें थी, पुराने जमाने से है। तो पुराने फिलोसोफर्स ये सोचते थे कि ये मैटर बनता किससे है, क्या ये मैटर के अंदर कुछ होता है? इस बारे में वो सोचते थे कि मैटर के अंदर क्या होता है। मतलब सभी लोग ऑब्सेस्ड थे ये जानने में कि मैटर बनता किससे है, हमारी आसपास की चीजें किससे बनती है, हम किससे बनते हैं, प्लांट किससे बनता है, ह्यूमन किससे बनता है, एनिमल किससे बनता है, आसमान किससे बनता है। तो ये सभी चीजें हमारे फिलोसॉफी का क्या था, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। बिकॉज उस जमाने में साइंस वगैरह जैसा सब्जेक्ट नहीं था ना। ऐसा थोड़ी था कि उस जमाने में एनसीईआरटी की बुक थी, खोल लिया और उसमें सब आंसर मिल गया आपको, है ना, चैप्टर नंबर 3 में। तो ऐसा केमिस्ट्री नाम का तो सब्जेक्ट ही नहीं था। तो वो लोग सोचते थे कि मैटर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, उसके बारे में सोचा करते थे कि मैटर बनता किससे है, पदार्थ जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद एक थ्योरी आई गाइस 500 बीसी के अराउंड, और तब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हो सकता है कि मैटर डिवाइड होता है ना? वो उन लोगों ने किस थ्योरी पे आ गए? वो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। पहले तो वो सोचा ही नहीं किसी ने कि मैटर को भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा और सोचा, और फिर ऐसा लगा उनको कि हो सकता है कि मैटर को हम लोग और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके, है ना? मैटर को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया? अराउंड 500 बीसी। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है इंडिया से, वो है महर्षि कन्नड़ या फिर महर्षि कन्नड़ जिनको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कन्नड़ जी ने एक पॉइंट निकाला गाइस, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिस्कशन, और वो ये था कि ही पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर डिविजिबिलिटी, कि मैटर को डिवाइड कर सकते हैं या फिर मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है किन्होंने दी? कन्नड़ जी ने दी। तो दैट मीन्स ही वाज टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ मैटर, है ना? और उस जमाने में इंडिया में उसको मैटर नहीं बोलते थे। मैटर को क्या बोलते थे? पदार्थ बोलते थे, है ना? मैटर को क्या बोलते थे? पदार्थ बोलते थे। ओके, तो पदार्थ को डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा किसने बोला? महर्षि कन्नड़ जी ने बोला। ऊपर से उन्होंने ऐसा भी बोला कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, मैटर का क्या सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका नाम होता है परम अणु। क्या नाम होता है? परमाणु या फिर परमाणु। अगर आप पूरा पढ़े तो वो कैसा नाम है? परमाणु, राइट? लेकिन उसका ये भी मतलब होता है परमाणु। परमाणु मतलब फर्स्ट पार्टिकल। अणु का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। अणु का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। और परम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, है ना, द प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी फर्स्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। हमारे पास इसका मॉडर्न नेम क्या है? इसका मॉडर्न नेम क्या है? हम इसे एटम बोलते हैं, है ना? इसी को हम एटम बोलते हैं, सही है? तो मतलब उस जमाने में उन्होंने, कन्नड़ जी ने ये थ्योरी निकाली थी कि भाई मैटर छोटी छोटी चीजों से बनता है, जिसको हम लोग परमाणु कह सकते हैं। परमाणु मतलब ही क्या? एटम। अब इनकी जो थ्योरी थी, किसकी? महर्षि कन्नड़ जी की जो थ्योरी थी, उसके ऊपर काफी काम हुआ। और एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था कट्टयामा। ठीक है, क्या नाम है? पकुड़ा कट्टयामा। तो कट्टयामा जी ने क्या किया फिर? अब उन्होंने तो बोल दिया था कन्नड़ जी ने कि भाई मैटर रहता है, सब कुछ रहता है, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि कट्टयामा जी ने क्या बोला। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक बार आपको ऑफर के बारे में बता देते हैं।
फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है गाइस ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 60% ऑफ ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन, एजे सुपर कोड का आप इस्तेमाल करें और आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और हर ऑफर का एक लिमिटेड टाइम होता है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। एजे सुपर कोड इस्तेमाल करके आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं इस पर्टिकुलर चीज़ का। 60% ऑफ ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और इसमें कैसा रहता है कि आपको हर बैच का एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच का एक्सेस मिलता है आपको हर बैच का एक्सेस मिलेगा अंडर दिस सिचुएशन। एंड आपको बस एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट गाइस, कट्टायामा जी ने क्या किया? तो कट्टायामा जी ने क्या किया, कन्नड़ जी की थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला परमाणु जो होता है इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। परमाणु का कंसेप्ट किन्होंने दिया? परमाणु का कंसेप्ट, परमाणु का कंसेप्ट किन्होंने दिया? कन्नड़ जी ने दिया। लेकिन कट्टायामा जी ने क्या बोला कि परमाणु जो होता है वो अकेला नहीं होता, दूसरों के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है। मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट विच कॉन्सेप्ट? हम इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को किस नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, सही है। तो कट्टायामा जी एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे थे? मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। तो वी हैव टू थिंग्स। कन्नड़ जी ने क्या बोला कि पदार्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ परमाणु, राइट। एंड परमाणु कंबाइंड फॉर्म में रहता है, किसने बोला? कट्टायामा जी ने बोला, राइट, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं, ये तो हो गए इंडियन फिलोसोफर्स। क्या क्या फॉरेन के फिलोसोफर्स भी थे जो इसके अंदर काम कर रहे थे? यस, देयर वर सम फिलोसोफर्स, डेमोक्रेटस जैसे लोग थे कि जो फॉरेन में है, राइट। या फिर ल्यूकिपस जो इनके ऊपर काम कर रहे थे, ये फिलोसोफर्स हैं फॉरेन के जो सेम चीज के ऊपर काम कर रहे थे, मैटर के ऊपर। तो उन्होंने भी वही चीज बोला कि कंटिन्यूअस डिवीजन लीड्स टू इंडिविजिबल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं मैटर के, और उन्होंने उसको नाम दिया एटम्स, है ना। उन्होंने उसको नाम क्या दिया? एटम्स। या ऐसे फिलोसोफर जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने नाम दिया उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। और उस एटम नाम को हम आज भी जानते हैं, राइट, मीनिंग इंडिविजिबल। एटम का मतलब क्या होता है कि वो इंडिविजिबल है, उसके अंदर जा नहीं सकते, ऐसा पहले माना जाता था। मतलब अभी हमारा मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? व्हाट डज अ मॉडर्न थ्योरी से? मॉडर्न थ्योरी बोलता है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा माना नहीं जाता था। उस जमाने में ऐसा मानते थे कि भाई एटम्स के अंदर जा ही नहीं सकते आप, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम से और छोटा कोई नहीं होता, ना प्रोटॉन होता है, ना इलेक्ट्रॉन, ना न्यूट्रॉन, ऐसा मानते थे। उनको पता ही नहीं था कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। आगे फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस, आइडियाज वर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी। अब ये जो कॉन्सेप्ट थे ये कैसा था? साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते ये थे ये लोग, मतलब जिन्होंने ये थ्योरी दिया मॉलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में, ये लोग एक्सपेरिमेंट थ्रू बता नहीं सकते थे। ये फिलोसोफर्स थे, है ना, प्रूफ नहीं था इनके पास। तो लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई उसके लिए प्रूफ नहीं था। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट केमिस्ट्री ब्रांच डेवलप नहीं हुआ जल्दी। केमिस्ट्री ब्रांच क्यों डेवलप जल्दी नहीं हुआ? जब उनको पता था कि पार्टिकल्स और मैटर ऐसा कुछ होता है बोल के, क्योंकि ये सब थियरी था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ऐसा कुछ होता है बोल के। क्योंकि साइंस को किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रूफ, है ना। साइंस में किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रूफ की, और प्रूफ नहीं था इनके पास, राइट। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आगे जाके अब कौन सी सेंचुरी आई? 18th सेंचुरी, जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की बात शुरू हो गई, तब कौन से कॉन्सेप्ट आए? कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड्स, ये आ गए 18th सेंचुरी के। हमारे ये क्या है? कंट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उनका डिफरेंशिएशन आया। फिर उसके बाद एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमने कंसेप्ट निकाला। फिर लेवोजीर आया, लेवोजीर ने तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उस टाइम पे, फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री ब्रांच उनकी वजह से डेवलप हुई। इस्टेब्लिश टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, विच वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज उसके बाद ही हमारा ये ब्रांच डेवलप हुआ है। कौन सा? केमिस्ट्री। तो प्लीज रिमेंबर गाइस, ऐसा था नहीं कि केमिस्ट्री पहले से था बोल के, है ना। मतलब केमिस्ट्री जैसे कि अभी तुमको सब्जेक्ट है ना स्कूल में, मतलब साइंस के अंडर, तो वैसा उस टाइम पे सब्जेक्ट नहीं था केमिस्ट्री।
लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके, सो शुड वी रिवाइज, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो लेट अस हैव दैट, फाइन। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मैटर से। किन्होंने शुरुआत की? महर्षि कन्नड़ जी ने। कन्नड़ जी ने बोला कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम परमाणु कहते हैं या फिर परमाणु, एंड ये परमाणु कंबाइंड फॉर्म में होता है, ऐसा कट्टायामा जी ने कहा, राइट। एंड सेम थिंग वाज गोइंग इन ग्रीक फिलोसोफर्स आल्सो। ग्रीक फिलोसोफर्स भी वही सोच रहे थे कि भाई छोटा पार्टिकल कुछ होता है जिसको उन्होंने नाम एटम्स दिया, और लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था, है ना, प्रूफ नहीं था इन बातों का। तो 18 सेंचुरी तक टाइम लग गया जस्ट टू हैव द प्रूफ्स। प्रूफ्स के लिए कितना टाइम लग गया? 18 सेंचुरी तक टाइम लग गया जस्ट टू हैव द प्रूफ्स। अब उसके बाद जो सिचुएशन आई वो थी लेवोजियर की, राइट, जब केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ प्रिंसिपल्स आए कि कैसे केमिस्ट्री होता है, कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ लेट अस हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। विच इंडियन फिलोसोफर postulated that matter could be divided into smaller particles until reaching an individual particle called परमाणु? ओके, तो मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, लास्ट में आपको छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसका नाम है परमाणु। ये किन्होंने बोला? हु सेड दिस? है ना, ये कौन से लॉजिक के अंडर है आपको बताना है। किन्होंने बोला ये चीज परमाणु होता है, ये किन्होंने बोला? ये महर्षि कन्नड़ जी ने बोला, सही है। महर्षि कन्नड़ जी सेड दिस कि परमाणु नाम का चीज होता है। इंडियन फिलोसोफर थे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस बात का, लेकिन इट वाज अ फिलोसफी, है ना, मतलब इट वाज अ प्रेडिक्शन की, मतलब है बोल के ऐसा कुछ हो सकता है। आंसर इज महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ या फिर महर्षि कन्नड़। ओके, according to Kannad ji, what is the name given to the smallest indivisible particle of matter? छोटा पार्टिकल जो होता है उसके लिए उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया कन्नड़ जी ने? Was it atom, was it molecule, was it परमाणु, was it proton? ओके, तो किस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? ओके, तो किस बात का यूज किया भाई? So what he actually used was परमाणु, है ना, परमाणु नाम का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, इफ यू रिमेंबर, परमाणु का नाम का इस्तेमाल किया था। ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। हु एलैबोरेटेड Kannad's doctrine and stated that particles normally exist in combined form to give various forms of matter? कन्नड़ जी का थियरी आपको पता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, उसको एलैबोरेट किसने किया? एलैबोरेट मतलब एक्सटेंड किसने किया, उसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया? किसने बोला कि पार्टिकल्स जो परमाणु होते हैं वो अकेले नहीं रहते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं? अकेले नहीं रहते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ऐसा किन्होंने बोला? कन्नड़ जी ने तो खाली इतना ही बोला था कि परमाणु होता है, लेकिन परमाणु कंबाइंड फॉर्म में रहता है ये किसने बोला? ओके, सो दिस वाज सेड बाय कट्टायामा, है ना, कट्टायामा जी ने बोला था, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो दिस वाज टोल्ड बाय कट्टायामा बिकॉज कन्नड़ जी का जो थ्योरी है उन्होंने ही ये किया था और इम्प्रूव किया था। और क्या बोलना चाहते थे वो ये बोलना चाहते थे कि एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं विच गिव्स राइज टू समथिंग कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। हालांकि ये वर्ड उन्होंने नहीं दिया, बट व्हाट ही वाज रेफरिंग टू वाज मॉलिक्यूल को रेफर कर रहे थे वो ड्यूरिंग हिज थियरी। व्हेन वाज द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर कंसिडर्ड इन इंडिया? ओके, तो ये हमारी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि मैटर डिवाइड कर सकते हैं, ये कब कब डिस्कशन चल रहा था इंडिया में? When this theory was getting discussed कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, 500 BC, 1000 BC, 200 AD, 1500 AD, कब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग ये कि इंडिया, मतलब इंडिया में, भारत में, कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट? ओके, इसका मतलब है कि हम लोग भी उसी फील्ड में थे, राइट। हमारा बस कैसा है ना, हमने उसको थोड़ा एक्सटेंड नहीं किया आगे प्रूफ्स के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में,
तो वो आया नहीं हमारा सामने, नहीं तो हमारे साइंटिस्ट का नाम रहता है ना, इंस्टेड ऑफ यूरोपियन ग्रीक साइंटिस्ट तो हमारे नाम होते, बट ठीक है। कौन से साल में डिस्कशन चल रहा था फिर कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है? 500 BC। तो इट्स वेरी ओल्ड, बहुत पुराने ज़माने का। लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये कॉन्सेप्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, मतलब इतने साल क्यों लग गए ह्यूमैनिटी को टू कम टू दिस कंक्लूजन? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, है ना। द प्रॉब्लम वॉज, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये फिलोसोफर्स ने दिया है ना, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था उस जमाने में, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एज अ थियरी कभी एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। What concept did ancient Indian and Greek philosophers ponder regarding matter? मैटर की किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा था उस जमाने में? केमिकल कंपोजिशन, अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कलर एंड टेक्सचर ऑफ मैटर। ओके, किस बारे में डिस्कशन चल रहा था उस जमाने में? एनी आइडिया? किस बारे में डिस्कशन चल रहा था? ओके, तो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं तो वो अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा था, है ना। ये तो पता ही नहीं था किसी को कि मैटर होता कैसे है, सही है। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, ये तो पता ही नहीं था किसी को। तो आंसर इज बी, है ना। आंसर क्या रहेगा? बी रहे। ओके, नाउ मैंने तुमको क्या बोला था कि इन्होंने मतलब जो मेजर केमिस्ट्री के अंदर जो चेंज आया, इट वाज दीज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि केमिस्ट्री किस बारे में है? तुमने मूवीज के अंदर भी ये डायलॉग सुना होगा कि ये पिक्चर कुछ अच्छी नहीं लग रही बिकॉज हीरो हीरोइन में केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब द वे दे कनेक्ट, है ना, द वे दे कनेक्ट, तो ऐसा कुछ होता है। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी सामने आई वो थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कब कंबाइन होता है वगैरह वगैरह, मतलब ये चीजें काफी सामने आई कि किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स इनटू वन अनदर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पर्टिकुलरली फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो ये थ्योरीज किन्होंने दी है? लेवजीर एंड प्राउस्ट, है ना, दो लोगों ने दी हुई है। तो पहला थ्योरी देखते हैं उसमें का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरी को देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ओके, तो गाइस मास तो आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज मास? मास इज द मटेरियल क्वांटिटी इन अ बॉडी, है ना, उसका यूनिट केजी होता है। तो ये थ्योरी क्या बोलता है पता है क्या? व्हाट दिस थ्योरी सेज कि मैटर को, मास को वी कैनॉट क्रिएट। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? व्हाट इट सेज इज दैट वी कैनॉट क्रिएट मास। हम मास को बना नहीं सकते। हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? वी कैनॉट क्रिएट मास, मास को बना नहीं सकते। बना नहीं सकते तो कैन वी एटलीस्ट डिस्ट्रॉय इट? नहीं, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि मास कांस्टेंट रहता है। वो क्या बोलना चाहते हैं कि सपोज सपोज आपके पास कार्बन है, आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे, करेक्ट। दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर ये 5 ग्राम है, ठीक है, हम ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर ले रहे, ठीक है, तो अगर ये 5 ग्राम है कौन? कार्बन, और ये 6 ग्राम है कौन? ऑक्सीजन, तो CO2 का वजन कितना होगा फिर? 5 + 6 11 ग्राम। ये थियरी ऐसा कहता है कि टोटल फिर आपका मास कितना होगा? 11 ग्राम हो जाएगा। मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, मास आपका कांस्टेंट रहता है। मास इज नाइदर क्रिएटेड, मास इज नाइदर डिस्ट्रॉयड, मास टोटल रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद सेम रहता है। आप देख सकते हैं टोटल मास पहले 11 था, बाद में भी कितना है? 11 है। तो ये जो लॉ है हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं हम लोग? कैन वी एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिस? यस। आप इस प्रकार का कोई सेटअप कर सकते हैं जिसके अंदर आप कोई केमिकल्स ले सकते हैं, केमिकल X, केमिकल Y, आप उसका वजन ले लो, वजन ले लो स्टार्टिंग में, सपोज 5 ग्राम 6 ग्राम ऐसा कुछ कुछ मास होगा उसका, है ना। पहले मास ले लो दोनों का, और फिर रिएक्शन के बाद
रिएक्शन कर लेनी है आपको। रिएक्शन के बाद आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट्स का वजन कितना है। प्रोडक्ट्स का वजन कितना है, तो कितना होगा प्रोडक्ट्स का वजन टोटल मिला के प्रोडक्ट्स का वजन कितना होगा, 11 ग्राम होगा। कोई भी रिएक्शन आप कर लो इसमें, ये एक्सपेरिमेंट में आपको मास रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। एग्जाम के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये ऊपर कॉर्क क्यों लगाया है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो ऊपर का कॉर्क क्यों लगाया है, ऐसा पूछेंगे। ओके, सो व्हाट माइट बी द रीजन, ऊपर का कॉर्क क्यों लगाया है। क्योंकि अगर इसमें कोई गैस बनती है, तो गैस उड़ जाएगी ना। अगर इसमें गैस बनती है तो गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी बिना कॉर्क के। सही है, फिर वजन चेंज हो जाएगा ना। हो सकता है 11 ग्राम की जगह पे आपको 10 ग्राम ही मिले, करेक्ट। 1 ग्राम हवा के अंदर चला गया तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। फिर इसलिए कॉर्क लगाया हमने। कॉर्क क्यों लगाया है, ताकि गैस हवा में ना जा सके, गैस अंदर के अंदर ही रहे अगर रिएक्शन में गैस बनती है तो। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है आपको पूछें कॉर्क का यूज क्या है, तो दिस इज द यूज, राइट। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट वी हैव ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ, और फिर हम लोग इसको रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दैट, आपको ऑफर के बारे में बता दें गाइस। ऑफर में फिलहाल ये 60% का ऑफ चल रहा है ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन। तो आप एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें, आपको 60% तक ऑफ मिल जाएगा ऑन द करंट सब्सक्रिप्शन। फायदा वही है कि 60% से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, हर बैच का एक्सेस मिलता है, और ये बैचेस रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो आपके लिए बहुत फायदे में आप रहोगे। ऑल यू टू डू इज यूज द कोड एजे सुपर और फायदा उठाएं इस पर्टिकुलर ऑफर का। ठीक है, डू दैट। नाउ लेट अस गो फॉर आवर लास्ट सपोज क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऑफर का ध्यान रखोगा इस, क्योंकि एक ऐसा है लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है, बाद में ऑफर मिले ना मिले कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, लेट अस हैव दीज क्वेश्चंस। व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, mass can be created but not destroyed, mass can be destroyed but not created, mass can neither be destroyed nor created, can be both created and destroyed। words का game है guys, check करो, they are playing with the numbers। दे सकते हैं पोल, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताना है। व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट, क्या बोलता है। वो बोलता है कि मास को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। वो बोलता है तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज द लॉ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the purpose of putting a cork on the mouth of the flask during this experiment? Okay, तो जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको, उसके ऊपर कॉर्क क्यों लगाया था, टू अलाउ द सॉल्यूशंस टू मिक्स स्लोली, टू प्रिवेंट द सॉल्यूशन फ्रॉम इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन को रोकने के लिए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए, टू कूल डाउन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कूल डाउन करने के लिए। ओके, तो क्या रीजन था, क्यों हमने लगाया था, वो कॉर्क लगाया था ना ऊपर से। ओके, सो दे आर आस्किंग क्यों लगाया था। ओके, सो व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था। ओके, तो रीजन ये था गाइस कि आपको प्रिवेंट करना था, है ना। क्या प्रिवेंट करना था, इवेपोरेशन, क्योंकि गैस अगर बाहर निकल जाएगी तो फिर मास चेंज हो जाता जो हमारे रीडिंग्स को गलत कर देता। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको वो इवेपोरेशन को रोकने के लिए हमने कॉर्क लगाया था उसके ऊपर, राइट। तो दैट वाज द रीजन। ओके, अभी वो पूछ रहे हैं कि जो फ्लास्क था जो हमने रिएक्शन जिसमें किया अभी, तो कंटेंट्स के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद द कंटेंट्स, मतलब जो आपने रिएक्टेंट लिए थे ना, केमिकल लिए थे, उसके साथ कुछ फर्क हो रहा है क्या, कि उसके मास के साथ, कि मास बढ़ जाता है, मास डिक्रीज होता है, मास सेम रहता है,
इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल यूज्ड। वो क्या पूछ रहे हैं, आपने रिएक्शन किया फ्लास्क में, मास के अंदर आपने क्या देखने को मिला आपको, टोटल मास के अंदर, टोटल मास के अंदर क्या देखने को मिला। ओके, तो टोटल मास के अंदर क्या देखने को मिला आपको। ओके, सो टोटल मास के अंदर आपको देखने को मिला कि वो कांस्टेंट रहता है ना, वो सेम रहता है, टोटल मास रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उसके अंदर भी हमको वही देखने को मिला कि मास पहले और बाद में सेम था। तो वो चीज़ सपोज हमने नोटिस की थी। ओके, तो हम लोग इसी को यहाँ पर ये इधर ही रैप अप कर लेते हैं, ठीक है। अगले इसमें मिलेंगे मस्त और कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ और पढ़ने रिगार्डिंग दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।